नमस्कार, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है उसी का ही पार्ट है, धातु और अधातु का, ठीक है। और साथ में ही हम क्वेश्चन करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो के एंड में लास्ट में हम एक टेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखनी है। बस कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जो है उनमें सबसे पहला पॉइंट है भौतिक प्रकृति, ठीक है। ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं, ठीक है। जो भौतिक प्रकृति है उनमें क्या है, ठोस होते हैं और कुछ कठोर होते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर हम किसे कहते हैं, जो आसानी से टूट सकता है, ठीक है। जिसके ऊपर हम अगर कोई किसी भी चीज़ के ऊपर हम अगर हथौड़े से मारेंगे, जैसे कोई भी पदार्थ, तो वो अगर टूट जाता तो उसे हम कहते हैं भंगुर। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक एवं क्वथनांक। इनके जो गलनांक और क्वथनांक दोनों ही अधिक होते हैं, ठीक है। गलनांक यानी कि कोई भी पदार्थ जिस भी टेम्परेचर पर गलती है, ठीक है, तो उसे हम गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक जिस भी तापमान पर उबलना शुरू होती है कोई भी वस्तु से हम क्वथनांक कहते हैं। समझ में आ गई। और ये इसका क्या होता है, अधिक होता है गलनांक और क्वथनांक दोनों ही। नेक्स्ट पॉइंट है घुलनशीलता, यानी कि ये घुलनशीलता है या नहीं, यानी कि ये घुल जाता है या नहीं। देखो, वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलीय। ये जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि इन जैसे और भी जो भी पदार्थ हैं उनमें ये अविलीय यानी कि नहीं घुलते। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती। लेकिन आयनिक यौगिक जो है वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इसे समझो। देखो, ठोस अवस्था क्या होती है, आपको पता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठोस मान लो कोई वस्तु है, जैसे ठोस की क्या कंडीशन होती है, द्रव की क्या कंडीशन होती है और गैसेस की क्या कंडीशन होती है, ये आपको अच्छे से पता है। तो जैसे ठोस है, उसमें जितने भी उसके पार्टिकल होंगे तो उसमें वो बिल्कुल इतने नज़दीक होंगे कि वो मूवमेंट ही नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि जो भी ठोस अवस्था है ना, उसमें ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, ठीक है। चालन नहीं कर सकता क्योंकि जो दृढ़ संरचना, ठोस में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव। अब देखिए इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको हम करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसके जितने भी प्रश्न हैं वो भी हम साथ में करेंगे। तो पहला प्रश्न देखो, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इन तीनों के लिए हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा N2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का। इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है वो भी बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है वो उच्च क्यों होता है। उनकी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी यौगिकों के गुणधर्म, उनमें था ना कि गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उनके अधिक होते। तो वो क्यों होता है, किस रीजन से होता है, वो बताना है हमें, ठीक है। तो सॉल्व करते। फर्स्ट क्वेश्चन है सोडियम, ऑक्सीजन, इनका हमें एक एक करके बताना है। देखो, सबसे पहले हम सोडियम का बनाते हैं, इसी में अच्छे से लिखना है। फर्स्ट सोडियम Na, इसका जो सिंबल है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, 8, 1, यही होता है ना। तो अब देखो, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब ध्यान से देखो, अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है Na। कैसे बनाएंगे आप देखो, इससे पहले वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। जो भी लास्ट में बचे वही बनाना है हमें, यहाँ पर पॉइंट डाल दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो Na क्रॉस कुछ भी, यानी कि 1 डालना आपने। तो मैंने इस प्रकार से हो गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सोडियम की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ऑक्सीजन की बनानी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की क्या है,
ऑक्सीजन के कितने होते हैं बताओ, जल्दी से बताओ। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं कैसे लिखूं? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 6 होते हैं, 2 6 8 नंबर पे तो आता ही। अब देखो इसका हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी इलेक्ट्रॉन बिंदु से रचना। ऑक्सीजन लिख दिया हमने, लास्ट में कितने 6, तो 6 ही पॉइंट हम दिखा दे, अब पॉइंट बना दे या फिर ऐसे क्रॉस 1 2 3 4 5 6 होगी इलेक्ट्रॉन बिंदु से रचना। ऐसे ही हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये तो है सिर्फ एक एक तत्व वाले, पहले हमने किए थे जैसे क्लोरीन वगैरह, वो साथ साथ में थे, मैग्नीशियम क्लोराइड ये सब। नेक्स्ट लास्ट है हमारा मैग्नीशियम वाला, इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु से, तो ये मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु से रचना हो गई, ठीक है। आप ऐसे नीचे लिख भी सकते हो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन बिंदु से रचना। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। अब इसे भी हम सोल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसे कैसे सोल्व करना है, जैसे दे रखा है Na2O, ठीक है। पहले हम Na2 को करते हैं फिर हम MgO का करेंगे। अब देखो इसमें सबसे पहले यहाँ पर हमें पहले से दे दे कि जो Na वो है 2, यानी कि हमें सोडियम को 2 बार लेना है। कैसे देखो, एक बार Na यहाँ और दूसरी बार यहाँ। अब देखो जो सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 8 1, 2 8 10 और 1 11, ठीक है। तो यानी कि इसका जो लास्ट है वो क्या होगा 1, 2 8 1 है ना, तो इसलिए हमें पहले इसमें दोनों में एक एक लगाना होगा, एक इसमें और एक इसमें, हमें तो सिर्फ लास्ट का देखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसके साथ अब हमने सोडियम तो ले लिया, अब है ऑक्सीजन की बारी। अब यहाँ पर लिखो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 2 6 होते हैं यहाँ पर, सॉरी 8 नहीं होता, 2 और 6 मिलकर 8 होते हैं, तो लास्ट में कितने हैं 6, तो हमने यहाँ पर कितने क्रॉस कर दिए 6, ठीक है। हमें ये अलग दिखाना होता है, अगर आपने इसे पॉइंट से दिखाए तो इसे आपको किसी और सिंबल से दिखाना होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसमें कह रखा ना स्थानांतरण के द्वारा, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक इसको, यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 8। ऐसे होता है इनका स्थानांतरण। तब ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव धन आयन बन जाएगा इसमें, ठीक है, 2 है ही। और साथ में ऑक्सीजन जो है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं, 8 जो भी है हम इसे ऐसे कंप्लीट कर। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट अलग दिखाने, क्योंकि ये 2 पॉइंट इसने लिए हैं, और यहाँ पर 2 माइनस का लग जाएगा सिंबल। इसी तरह हम MgO का भी करेंगे। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप खुद एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, बिल्कुल इजी है, ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट है, इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। जो हमने क्वेश्चन किए, जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, ये जो सेकंड पार्ट है इसमें बताना है कौन से आयन उपस्थित है। जो सेकंड पार्ट किया इसका हमें आंसर इसमें देना है कि इनमें आयन्स बताने कौन से हैं। देखो ध्यान से, देखो सोडियम ऑक्साइड वाले में कितने आयन उपस्थित है या फिर कौन से आयन वो बताने। देखो इसमें क्या है, एक तो Na धन आयन था, ठीक है, Na धन आयन बन गया था। और ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन Na2 में एक तो है Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन क्या है 2 नेगेटिव आयन उपस्थित है, क्योंकि ऑक्सीजन इसने ग्रहण किया तो इसमें 2 माइनस का चार्ज, इसने इसको दिया है तो इसमें प्लस का चार्ज लग जाएगा। उसी प्रकार हम मैग्नीशियम का करेंगे, तो मैग्नीशियम में आयन्स मैं आपको बता देती हूँ। मैग्नीशियम में होते हैं Mg प्लस, Mg2 प्लस, और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा O2 नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करके अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, यानी कि आयनिक यौगिक उनका जो गलनांक है वो अधिक क्यों होता है। देखो जो आयनिक यौगिक है ना वो आयनों से मिलकर बनते हैं, ये आपको पता है। आयनों से मिलकर बनते हैं तो उसमें क्या होते हैं, धन आयन भी होते हैं और ऋण आयन भी होते हैं। तो ये विपरीत प्रकार के आयन जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये इनके बीच का जो भी आकर्षण होता है ना यही बहुत ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। ये जो आकर्षण होता है ना यही बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, इसलिए आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है वो उच्च होता है, ठीक है। अब देखो धातुओं की प्राप्ति, यानी कि धातुओं की प्राप्ति कैसे हुई उस सब के बारे में हम डिटेल से इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। धातुओं का मुख्य स्रोत क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी। भूपर्पटी यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसका सबसे ऊपरी हिस्सा होता है भूपर्पटी, ठीक है। तो वो है धातुओं का मुख्य स्रोत। अब देखो समुद्री जल में भी कुछ धातुएं पाई जाती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो यानी कि समुद्रों में भी कुछ धातुएं हैं जो पाई जाती है। अब देखो धातुओं की प्राप्ति में ये टॉपिक भी आता है कि खनिज क्या है। तो खनिज और अयस्क ये सब आपने भूगोल में पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में छोटी क्लासों में। देखो खनिज क्या है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं, खनिज। पृथ्वी की जो भूपर्पटी उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं ना जो तत्व या यौगिक, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अयस्क। अयस्क क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर कोई धातु इनकी विशेष रूप से काफी मात्रा में प्राप्त होती है, जिसे प्राप्त करना, ठीक है, या जिसे खोद कर जब हम निकालते हैं धातुओं को वो आसानी से उपलब्ध हो तथा लाभकारी हो, इन खनिजों को कहते हैं अयस्क, ठीक है। अयस्क समझ में आ गया, जिन्हें निकालना आसान तथा लाभकारी होता है उन्हें हम खनिजों, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों का समृद्धिकरण क्या होता है ये समझने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन है उसको देखो। गैंग, गैंग क्या होता है, पृथ्वी से प्राप्त अयस्क। जो भी अयस्क हमें पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं उनमें मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती है, ठीक है, जिन्हें हम गैंग कहते हैं। यानी कि जो भी जितनी भी खाने होती है ना उसमें से हम जितने भी धातु है उनको हम खोद खोद कर निकालते हैं, तो उनमें मिट्टी होती है, रेत, ऐसे बहुत सारी अशुद्धियां होती है जिनको साफ करते हैं हम। तो ये जो अशुद्धियां होती है ना इसे ही हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। और देखो अयस्कों का समृद्धिकरण क्या है, ये जो गैंग यानी कि ये जो परत को हम साफ करते हैं ना इसे ही हम समृद्धिकरण कहते हैं अयस्कों का। यानी कि कोई भी धातु प्राप्त होगा तो बिल्कुल वो सीधे ही प्राप्त नहीं होगा, जैसे आप देखोगे तो सीधा ही सोना मिल जाएगा, क्या पता वो आपको सोना दिखे ही ना आपके अगर आप खोद कर निकालोगे तो अगर वो सोना हो तो उसके ऊपर रेत, मिट्टी, ऐसे बहुत सारी अशुद्धियां लगी होती है कि आप पहचान भी नहीं सकते कि वो सोना है या कोई भी दूसरा तत्व, चांदी। तो वो सारी अशुद्धियां लगी होती हैं, तो उनको साफ जब हम करते हैं ना तो अयस्कों का समृद्धिकरण कहलाता है, ठीक है। अब देखो धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्कों से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। यानी कि धातुओं का निष्कर्षण करते हैं ना, यानी कि हम उन्हें अलग अलग करते हैं निष्कर्षण, तो उन जो अयस्कों में से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। तो ये टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट। बाकी बचे हुए 2 टॉपिक रह गए हमारे, धातुओं की प्राप्ति और संक्षारण, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और आपके लिए जैसे कि आपको कहा था आपके लिए आज एक टेस्ट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत की सबसे अच्छी चालक है कौन से, ऑप्शन ए बी सी में से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का, वो बताना है। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर एक एक करके आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। जैसे आंसर 1 का A B C D, आंसर 2
ऐसे डालना है, साथ में अपना नेम डालना है और अपना स्कूल का नाम भी डाल दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।